नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, एक न्यूज़ सामने आ रही है जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में वो सभी गाड़ियां जिनमें भिंडरन वाले की तस्वीर लगी होगी, उन गाड़ियों को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश लेने से रोक दिया जाएगा। तो ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार का बयान दिया है। एंड ऐसी न्यूज़ आ रही थी वहाँ पर कि निशान साहिब जिन गाड़ियों में लगा है वो गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ने साफ साफ कह दिया है ये सारी अफवाहें हैं। उन्हीं गाड़ियों को रोका जा रहा है जिसमें भिंडरन वाले की तस्वीर लगी है। तो यहाँ से सवाल उठता है, आखिरकार ये भिंडरन वाले हैं कौन? तो उन पर भी चर्चा करेंगे कि कौन है ये भिंडरन वाले, कौन है। और साथ ही साथ हम खालिस्तान इशू पर भी चर्चा करेंगे। और इससे पहले आगे बढ़े, एक पॉलिटी का सवाल भी आपसे हम आज की क्लास में पूछने वाले हैं। वो ये है दोस्तों कि जो रिस्ट्रिक्शन लगती है वो किस आधार पर लगती है। पर इससे पहले हम सवाल देखें, एक बार न्यूज़ जल्दी से देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने साफ साफ आप देखे तो एक ऑर्डर इशू कर दिया है जिसके मुताबिक वो सारी गाड़ियां जिनमें भिंडरन वाले की तस्वीरें लगी होंगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर ट्रैक्टर में भी देख सकते हैं। तो ये जितनी भी इस प्रकार की गाड़ियां होंगी जिसमें भिंडरन वाले की तस्वीर होगी, उनको स्टेट में प्रवेश नहीं लेने दिया जाएगा। तो ये मूव तब हुआ दोस्तों जब ज्वालामुखी, जो कि ज्वाला जी भी कहते हैं, बहुत ही एक ज्वाला देवी हैं, उनका एक बहुत फेमस मंदिर है वहाँ पर। तो ज्वाला जी में कांगड़ा में स्थित है और पास में ही मंडी डिस्ट्रिक्ट भी है। तो वहाँ के लोकल्स ने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ दिनों में एंटर कर रही हैं पंजाब से, जिसमें भिंडरन वाले की तस्वीर लगी है। तो इससे जो कम्युनल टेंशन्स हैं वो कहीं फ्लेयर अप ना हो जाए, इसके लिए ऑलरेडी काफ़ी आवाज़ भी उठ रही है। और सरकार ने अब फैसला ले लिया है कि भिंडरन वाली तस्वीरों को, गाड़ियों को अलाउड नहीं करेंगे स्टेट में एंटर करने से। वैसे यहाँ पे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसे स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट भी किया है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे एक सवाल है, ये जो राइट टू फ्रीडम टू मूव है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली, याद रखिएगा, स्पष्ट रूप से किस आधार पे इस राइट को कर्टेल करता है या किस ग्राउंड्स पर ये राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपके लिए सवाल यहाँ पर है, क्लास के अंत में मैं इस पर चर्चा भी करूंगा सो दैट आप समझ सके कि किस आधार पे ये रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। तो आपके पास ABCD ऑप्शंस हैं, आप क्लास के अंत में अब भी आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं आंसर, क्लास के बाद में इस पर चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको PDF अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा बहुत ज़बरदस्त ऑफर हम रन कर रहे हैं। 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है प्लस कॉम्बो की, जिसमें 1 ईयर GS सब्सक्रिप्शन प्लस 1 ईयर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है, साथ ही साथ 3 मंथ एक्सटेंशन भी आपको हम दे रहे हैं। और ये सब के बावजूद इसकी कीमत होने वाली है 49,9965 रुपीज़, यानी 49,965 रुपीज़ में 1 ईयर GS ऑप्शनल एंड 3 मंथ्स एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। ये तब है जब आप KC10 कोड यूज़ कर रहे हैं, याद रखिएगा। लोन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं 0% EMI पर। और जब आप KC10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको मेरी तरफ से एक तोहफा भी मिलता है, वो ये है कि आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, हैंड होल्डिंग पा सकते हैं मेरे द्वारा। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। वो आप मुझसे, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं। तो आइए इस इशू को समझते हैं। दोस्तों, ये इशू है तो भिंडरन वाले कौन है? तो दोस्तों, ये खालिस्तान इशू से एसोसिएटेड व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, खालिस्तान इशू के शुरुआत में जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको मालूम है, आज़ादी के पहले, अंग्रेजों के आने के वक्त तक अगर आप देखें तो 1849 तक एक सिख एम्पायर हुआ करता था भारत में। एंड अगर आप देखें तो सिख एम्पायर कुछ इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बहादुर जी, महाराजा रंजीत सिंह जी तक विस्तार होता रहा। एंड महाराजा रंजीत सिंह जी के तक अगर आप देखें तो सिख एम्पायर कुछ इतनी बड़ी हो चुकी थी, जो कि आप देखें मुल्तान, लाहौर, अमृतसर, पेशावर, कश्मीर सभी को इंक्लूड करती थी, काफ़ी पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी इंक्लूड करती थी। फिर जैसा आपको मालूम है 1849 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपको मालूम है, सिक्स हार जाते हैं और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर ले लेती है उनसे। और उसके बाद जो ये वाला सिख एम्पायर का इलाका है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाता है। फिर आपको मालूम है 1947 में भारत की आज़ादी होती है। भारत की आज़ादी के साथ एक बंटवारा भी होता है। तो जब 1940 के आसपास लगभग क्लियर हो रहा था कि भारत अब बंटवारे की ओर बढ़ रहा है, तो उसी वक्त आप देखें तो कुछ इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की भी डिमांड रखनी शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब पार्टीशन ऑफ पंजाब होगा, तो उसे उसको ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि इंडिपेंडेंट सिख स्टेट उन्हें
बनवाना है, और इसी को वो कहते हैं खालिस्तान। खालिस्तान या फिर लैंड ऑफ खलीसा, जो कि एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट था जिसकी डिमांड थी कि एक सेपरेट होमलैंड चाहिए सिख्स के लिए, ये एक सोवरेन स्टेट होगा। हालांकि दोस्तों 1947 तक, जब तक भारत की आज़ादी होती है, कहीं ना कहीं खालिस्तान वाली जो डिमांड होती है, इसको भारत एक नया स्टेट होता है, नया कंट्री होता है, बस आज़ादी पाया ही होता है। नया देश मतलब कि अगर आप देखें तो आज़ादी जस्ट पाया होता है, बाकी भारत का इतिहास तो हजारों साल का है। तो भारत कोई ऐसा नहीं आज़ादी के दिन जन्म लिया, लेकिन एक नया पॉलिटिकल सेटअप कंट्रोल में आता है भारत के, और उसके साथ आप देखें तो कहीं ना कहीं खालिस्तान वाली जो डिमांड होती है वो भी ठंडे बस्ते में चली जाती है, उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो पंजाब से आप देख सकते हैं कई मेंबर्स आते थे, और इसमें इनमें से कई मेंबर सिख्स थे, और इन सब के एक्सेप्टेंस से संविधान पारित होता है, संविधान बनता है, और जिसमें पंजाब से जो लेजिस्लेटर्स बनते हैं वो भी इस खालिस्तान के डिमांड को रिफ्यूट कर देते हैं। तो दोस्तों खालिस्तान मूवमेंट आज़ादी के बाद फिर कुछ दिनों तक गायब हो जाता है, मेन फ्रंट पर नहीं आता है। फिर ये मूवमेंट में वापस से आग पकड़ती है 1970s एंड 80s के आसपास। तो उस टाइम एक वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और बॉर्डर पार से भी इसको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। तो इसके साथ शुरू होता है खालिस्तान मूवमेंट, और ये पंजाब को करीबन करीब आप कह सकते हैं 1 से 2 डिकेड तक पैरालाइज करके रखता है। और इसी खालिस्तान मूवमेंट में इसको 2 मेन तरफ से इनको सपोर्ट मिलता है। एक होता है ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, और दूसरे होते हैं डमडमी टकसाल। डमडमी टकसाल अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज्यादा रेडिकल एंड वायलेंट थे, और इस डमडमी टकसाल का जो लीडर हुआ करता था वो हुआ करता था जरनैल सिंह भिंडरवाले। तो ये जो भिंडरनवाले था दोस्तों, जरनैल सिंह भिंडरनवाले, इसकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 1947 में इसका जन्म होता है, और 1984 में हरमंदिर साहिब जी में, या गोल्डन टेम्पल जिनको कहते हैं, तो वहीं पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है। कारण होता है जुलाई 1982 में भिंडरनवाले हरमंदिर साहिब या फिर गोल्डन टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है, हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स है, तो हरमंदिर साहिब जी में ये वेपन्स भी स्टॉक पाइल कर लेता है, लड़ाके भी जमा करके रख लेता है, और कहीं ना कहीं इस पायस टेम्पल को वो वेपनाइज कर देता है, यहाँ पे वेपन्स भी रखता है और लड़ाके भी रखता है। तो 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ऑर्डर देती हैं कि अब वक्त आ गया है जब हरमंदिर साहिब जी को इसके चंगुल से छुड़ाना होगा, और उसी के अंतर्गत आप देखें तो आर्मी ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करती है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बिल्डिंग्स भी डैमेज होती हैं, और इसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे जाते हैं, मिलिटेंट्स भी मारे जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली सिविलियंस भी मरते हैं, और भारतीय फौजी भी मरते हैं। तो इसी में दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार से ही इसकी मृत्यु होती है, और तब से कहीं ना कहीं जरनैल सिंह भिंडरनवाले को इसकी मृत्यु के बाद से कई लोग इसको शहीद और अलग अलग नाम से बुलाने लग गए हैं। हालांकि दोस्तों इसको प्रॉपर तरीके से आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए, या फिर आपके लिए ये आतंकवादी ही आप इसको कहेंगे, ही वॉज अ टेररिस्ट, एंड आपके आंसर में भी यही व्यू पॉइंट दिखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। जहां तक बात है दोस्तों सोर्स ऑफ पावर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया को एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट कर रही है संविधान के अंतर्गत, तो संविधान में एक्सप्लिसिटली कहाँ लिखा गया है, कैसे आप इसको फ्रीडम को कर्टेल कर सकते हैं। तो आइए जरा सा जल्दी से पॉलिटी के बेसिक्स पर भी चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर राइट टू फ्रीडम की बात करें तो आर्टिकल 19 आप देख सकते हैं, आर्टिकल 19 A B C D E। तो ए क्या है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अगर हमें कर्टेल करना है तो उसके लिए काफी ग्राउंड्स है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफमेशन, इंसाइटमेंट। तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जाया जा सकता है। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे साफ साफ पूछा था फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आर्टिकल 19D की बात की है। तो आर्टिकल 19D में अगर आप एक्सेप्शन देखें तो वो दिया गया है आर्टिकल 19(5) में। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है, आप इसको अगर पढ़ें तो इसमें साफ साफ जो ग्राउंड्स दिए गए हैं कि स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया पे, तो वो 2 ग्राउंड्स हैं।
एक है ईदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, या दूसरा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली मैंने लेके कटिंग्स है, तो आप देख सकते हैं, इसको डेप्थ में भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने मिला होगा, तो क्लास लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी के बारे में कुछ भी प्रिपरेशन जर्नी से लेकर सब्सक्रिप्शन से लेकर लेटेस्ट ऑफर्स तक यदि कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलर से जुड़ सकते हैं। काउंसलर का नंबर ये रहा, उनको बस KC10 कोड बताइएगा, आपको मेरी एडिशनल मेंटरशिप भी मिलती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है मार्च 27 को, जरूर इसका हिस्सा बने। अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं, सारे एलिजिबल एस्पिरेंट्स के लिए फ्री है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, मॉक इंटरव्यू है एंड प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू पैनल है हमारा, एंड इन सभी के नॉलेज के द्वारा आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स एंड सीसैट है, 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है, आप हिस्सा ले सकते हैं। 6 महीने की भी है, 1 साल की भी है। प्रीलिम्स एंड सीसैट हम दोनों कवर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में। तो 28 टेस्ट, 56 टेस्ट, 2 प्रकार के टेस्ट हैं, इनका हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ये सब कुछ आपको मिलता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। तो 1 साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है 46,791 रुपीज, लेकिन इससे 3,000 रुपए ज्यादा में आपको हम कॉम्बो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्बो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें प्लस GS भी है और ऑप्शनल भी है, और 3 मंथ की एडिशनल सब्सक्रिप्शन है। आइकनिक की 1 साल की कीमत है 67,041 और ऑप्शनल की 1 साल की कीमत है 24,750। तो इनका हिस्सा बने, यूजी कोड KC10। UPSC बैचेस भी हैं, मार्च 23 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका हिस्सा जरूर बने। साथ ही साथ अनअकैडमी स्टोर है दिल्ली में, अगर अब तक विजिट नहीं किया तो अब जाएं, जरूर जाके विजिट करें। और बाकी जब भी अनअकैडमी आए, यूजी कोड KC10 फॉर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।